नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक ज्ञानार्थी। महत्वपूर्ण टॉपिक की श्रृंखला में आज मैं बात कर रहा हूं मनुष्य की आवश्यकताएं, मांग की आपूर्ति का सिद्धांत या मैस्लो के सिद्धांत। मनोविज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मनुष्य की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, इसके बारे में मैस्लो ने वर्गीकरण दिया, मैस्लो ने वस्तु स्थिति को स्पष्ट किया। हम एक सामान्य व्यक्ति के रूप में भी इसको समझ सकते हैं कि मनुष्य की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। लेकिन अगर हम टीईटी, सुपरटेट या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है तीनों परीक्षाओं के लिए। अभी हाल ही में राजस्थान में जो परीक्षा हुई नीट की, उसमें भी इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया और 30 नंबर में 1 नंबर मैटर करता है। चलिए समझते हैं। सिद्धांत है मांग या आपूर्ति का सिद्धांत। दूसरा नाम है इसका मैस्लो का सिद्धांत। इसको हम अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी कहते हैं और आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको भी समझेंगे, अलग अलग नाम है तो क्यों। चलिए आते हैं। जो सिद्धांत दिया वो अब्राहम हर्बर्ट मैस्लो ने दिया। ये ब्रुकलिन अमेरिका के रहने वाले थे। सिद्धांत स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, टीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट और सीटीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। सिद्धांत कब दिया गया, इसके बारे में अलग अलग जगह अलग अलग सन कुछ दी गई है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन होता है। तो आज हम सारे कंफ्यूजन क्लियर करके एकदम क्लियर समझ लेते हैं। देखिए, मैं आपको बहुत सरल शब्दों में सब कुछ स्पष्ट करने वाला हूं। आप एक बार ये देख लेंगे, इससे संबंधित किसी भी प्रश्न में आप कोई गलती नहीं करेंगे। आप बस समझिए, देखिए। जो सिद्धांत दिया गया 1954 में दिया गया। 1954 में इनका ये जो सिद्धांत था वो पब्लिश हुआ था, प्रकाशित हुआ था। 1959 में इन्होंने संशोधन किया। तो 1960 वाली जो डेट है वो पूरी तरह से हटा देते हैं। हमें दो याद रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण है 1954 में ये सिद्धांत प्रकाशित हुआ, तो मान के चलते हैं कि अब्राहम मैस्लो ने सिद्धांत 1954 में दिया, 1954। और अगली डेट है 1959। इसमें इन्होंने क्या किया, संशोधन किया। क्या संशोधन हुआ? 1954 में इन्होंने 5 आवश्यकताएं बताई। कितनी बताई? 5। कि मनुष्य की प्रमुख 5 आवश्यकता। मनुष्य अपने जीवन में 5 तरह की आवश्यकताएं महसूस करता है। लेकिन 1959 में इन्होंने संशोधित करके कहा कि 5 नहीं, 8 तरह की आवश्यकता मनुष्य महसूस करता है। लेकिन हमें 5 पढ़नी है, बाद में हम संक्षेप में समझ लेंगे कि 3 और कौन सी इन्होंने जोड़ी। लेकिन अभी हम 5 को डिस्कस करेंगे। सामान्यतः प्रश्न इसी से बनते हैं। चलिए, हाँ, इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी जिनमें प्रमुख है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, यानी कि अभिप्रेरणा और व्यक्तित्व। दूसरी बुक है अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। तीसरी है पावर ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लेकिन हमें जो प्रमुख रूप से याद रखनी है वो है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। अब इन्होंने सिद्धांत क्या दिया, अगर हम उसको समझें तो इन्होंने कहा कि मनुष्य सदैव आवश्यकताओं से प्रेरित होता है। तो सिद्धांत को अगर हम समझें तो उन्होंने कहा कि जब भी किसी प्राणी को अपने अस्तित्व के लिए, किसके लिए? अपने अस्तित्व के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता महसूस होती है। क्या महसूस होती है? आवश्यकता। किस पर जोर दे रहे हैं? आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। आवश्यकता महसूस होती है तो प्राणी उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए, किसके लिए? प्राप्त करने के लिए क्रियाशील या अभिप्रेरित हो जाता है। अभिप्रेरणा के लिए महत्वपूर्ण किसको मान रहे हैं? आवश्यकता को। बस यही महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमें समझना है। मैस्लो कह रहे हैं कि हम मोटिवेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मोटिवेशन। मोटिवेशन में मैस्लो का सिद्धांत। तो मैस्लो कह रहे हैं मोटिवेट होने के लिए क्या आवश्यक है? आवश्यकता का होना। वो कहते हैं कोई भी प्राणी तब तक मोटिवेट नहीं होता जब तक उसे आवश्यकता महसूस नहीं होती। तो इन्होंने प्रमुख 5 जो आवश्यकताएं बताई उनके बारे में डिस्कस करते हैं। कौन सी 5 प्रमुख आवश्यकताएं हैं? इन्होंने कहा कि मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो एक क्रम में चलती है। किसमें चलती हैं? क्रम में। 5 प्रमुख आवश्यकताएं बताई उन्होंने। कहा
पहले क्रम की आवश्यकता जब पूर्ण हो जाती है तो मनुष्य दूसरे क्रम की आवश्यकता की मांग करता है। तो समझ लेते हैं कौन सी आवश्यकता है। पहली है शारीरिक आवश्यकता। कौन सी आवश्यकता? शारीरिक आवश्यकता। इसको हम फिजियोलॉजिकल नीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल। अगली जो आवश्यकता है वो है सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा की आवश्यकता अर्थात सेफ्टी नीड्स। अगली आवश्यकता है समाज या समूह की आवश्यकता। क्या? समूह की आवश्यकता। इसको हम कहते हैं लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। मैं बार बार क्लासेस में भी कहता हूं, आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको इंग्लिश में भी आप याद रखें, क्योंकि जैसे अभी रीट का जो पेपर आया था उसमें काफी कंफ्यूजन था समझना। लोगों को लगता है कि चारों ऑप्शन एकदम सही है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश के टर्म्स आपको याद होते हैं तो फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि इंग्लिश के टर्म्स में कंफ्यूजन कम होता है, हिंदी के शब्दों में थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि क्लिष्ट शब्द कई बार नए शब्द इस्तेमाल हो जाते हैं तो कंफ्यूजन आता है। तो आपको मैं क्लास में हमेशा सारे लोगों को जो महत्वपूर्ण टर्म्स हैं इंग्लिश में जरूर याद करवाता हूं। उसका रीजन यही है कि पेपर में कहीं ऐसा ना हो कि कोई बात आपको आती भी, कोई सिद्धांत आपको पता है, कुछ पढ़ा हुआ भी, उसमें भी कहीं आपसे गलती ना हो जाए। तो गलतियों की कोई संभावना हम ना छोड़ें, क्योंकि हर पेपर में एक नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और कंफ्यूजन की वजह से आप सोचते हैं तो टाइम भी वेस्ट होता है और गलती भी हो जाती है, तो ये बड़ा नुकसान होता है। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत आसान होता है चीजों को याद करना, सारे लोग याद कर लेते हैं। अगली आवश्यकता है सम्मान की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता? सम्मान की आवश्यकता। इसको हम एस्टीम नीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टीम नीड्स कहते हैं। और अंतिम आवश्यकता है आत्म अनुभूति की आवश्यकता या आत्म सिद्धि की आवश्यकता। इसको मैस्लो ने उच्चतम आवश्यकता कहा। क्या कहा? आत्म सिद्धि की आवश्यकता को उच्चतम आवश्यकता कहा। इसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या बोलते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब हम इन आवश्यकताओं को समझ लेते हैं कि किस रूप में उन्होंने इस क्रम में रखा। अच्छा, इसको पदानुक्रम का सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि एक अनुक्रम में चल रही सीढ़ी के रूप में क्यों रखा इस रूप में? कुछ लोग इसको पिरामिड के रूप में भी ले लेते हैं, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, उसमें भी हम अलग अलग चरणों में चलते हैं, एक अनुक्रम में चलते हैं। सबसे पहले ये पूरी होगी, फिर ये पूरी होगी, फिर ये पूरी होगी। मांग का सिद्धांत क्यों कहते हैं? कि व्यक्ति सबसे पहले ये मांगता है। मांग के सिद्धांत की अगर बात करें, क्यों वो क्यों कह रहे हैं कि सबसे पहले व्यक्ति ये मांगता है, जब ये मांग पूरी हो जाती है तो ये मांगता है, जब ये मांग पूरी हो जाती है तो ये मांगता है, जब ये पूरी हो जाती है तो ये, फिर ये जब पूरी हो जाती है तो वो अंतिम आवश्यकता पर आता है। तो समझ लेते हैं आवश्यकताओं को। पहली आवश्यकता हमारी है शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता की अगर हम बात करें तो ये अनिवार्य आवश्यकताएं नहीं है। ये क्या है? अपने अस्तित्व के लिए शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, जैसे कि भोजन, पानी, वायु, नींद, मलमूत्र और प्रजनन, ये कैसी आवश्यकताएं? मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता। इनके पीछे का कारण बताया गया। ये या तो किसी चीज की, अगर मनुष्य में किसी चीज की, मनुष्य को या प्राणी को किसी वस्तु की कमी महसूस होती है तो इन चीजों को वो प्राप्त करना चाहता है। कारण इसके दो है, पहली है कमी या दूसरी अधिकता। अगर प्राणी को लगता है कोई चीज उसके पास कम है तो उसे प्राप्त करना चाहता है, अगर लगता है उसके पास अधिक है तो उसका त्याग करना चाहता है। ये पहली और मूल आवश्यकता मैस्लो कहते हैं जब तक व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तब तक वो किसी अन्य आवश्यकता के बारे में नहीं सोचता। अगली बात आती है सुरक्षा की आवश्यकता। मैस्लो कहते हैं कि जैसे ही व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित रखना चाहता है। कैसा रखना चाहता है? सुरक्षित रखना चाहता है। कोई भी प्राणी स्वयं को सुरक्षा कैसी? सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा। हम स्वयं को स्वस्थ रखना चाहते हैं। क्या रखना चाहते हैं? स्वस्थ रखना चाहते हैं।
शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं, आर्थिक रूप से सक्षम रहना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं, सामाजिक रूप से। अभी सिंपल सी एक एग्जांपल लेते हैं। अभी कोरोना आया कुछ दिन पहले, हम घर में रहे, क्यों रहे? हम लोगों से मिलना बंद कर गए, बाहर लोगों से हाथ मिलाना बंद कर दिया, हमने वो काढ़ा, बहुत सारे लोगों ने वो पिया जो कभी काढ़ा नहीं पीते, हमने वो सारे काम किए, अपने आप को हेल्दी फूड खाया, लोगों से मिले नहीं, वो सारे काम किए जिससे कि हम अपने आप को क्या रख पाए, स्वस्थ रख पाए। तो ये हमारी क्या है, ये भी हमारी एक आवश्यकता है। और इसी दौर में कई सारे ऐसे लोग थे जो घर से निकल भी रहे थे, जिनकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही थी। वो कह रहे थे जब खाने को ही नहीं है, जब अपनी जरूरतें ही पूरी नहीं हो रही, तो सुरक्षित रह के क्या करेंगे, वैसे मर जाएंगे। तो ऐसे लोग सुरक्षा के बारे में सोचने की बजाय शारीरिक जरूरतें पूरी करने के बारे में सोच रहे थे और निकल भी रहे। तो सुरक्षा की, अभी अगर दूसरा आर्थिक, हम सारे लोग तैयारी क्यों कर रहे हैं? अभी हमारे यहाँ कोई आ जाए, कोई गेस्ट आ जाए, कुछ हमें कहीं जाना हो, पार्टी प्रोग्राम, हम डिले करते हैं, हम बचना चाहते हैं उससे। ये कैसी आवश्यकता है? ये समूह की आवश्यकता। मैस्लो कहते हैं व्यक्ति की जैसे ही शारीरिक आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं, सुरक्षा की आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं, व्यक्ति क्या चाहता है? समूह बनाना चाहता है, परिवार बनाना चाहता है, कुटुंब बनाना चाहता है, लोगों के साथ रहना चाहता है। क्या चाहता है? मनुष्य कैसा प्राणी है? एक सामाजिक प्राणी। मनुष्य कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी। वो समाज में रहता है, वो समूह में रहता है, वो परिवार में रहता है। इसमें रहता है परिवार, कुटुंब बनाता है, उसके मित्र बनाता है, संबंध बनाता है, संबंधी बनाता है, संबंधियों के साथ भी मिलजुल कर रहता है। ये मनुष्य की अपनी एक आवश्यकता है। लेकिन अगर हम पहली दो आवश्यकताओं के बारे में सोचें तो ये कही जाता है ये सारे प्राणियों में समान है। हर प्राणी की अपनी शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं और हर प्राणी स्वयं को सुरक्षित भी रखना चाहता है। सभी प्राणियों में ये आवश्यकता विद्यमान होती है। कौन सी? शारीरिक आवश्यकता और सुरक्षा की आवश्यकता। लेकिन समूह की आवश्यकता की जब बात आती है तो यहाँ मनुष्य कैसा प्राणी कहा जाएगा? सामाजिक प्राणी। यही वजह कि वो क्या परिवार बनाता है, मित्र बनाता है, कुटुंब बनाता है और वो समूह में रहना चाहता है। इसको हम क्या बोलते हैं? लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। प्रेम करना और प्रेम पाना मनुष्य का सहज स्वाभाविक गुण है। प्रेम करता है, वो प्रेम पाना चाहता है, ये मनुष्य का सहज और स्वाभाविक गुण है। मानवतावादी बात करते हैं, मानवतावादी सिद्धांत दिया इन्होंने, मानवतावादी बातें की। तो ये क्या कह रहे हैं? व्यक्ति क्या करता है? लव एंड बिलोंगिंग की बात कर रहे हैं, समूह बनाना चाहता है। अब हम इसके ऊपर की अगर बात करें तो ये उच्च आवश्यकताएं हैं, जैसे कि सम्मान की आवश्यकता। अगर हम सम्मान की आवश्यकता की बात करें तो ये बड़ी आवश्यकता है। क्यों बड़ी आवश्यकता है? अगर हम इसको समझें तो व्यक्ति क्या चाहता है? वो जिस समूह में रहता है, व्यक्ति जिस समूह में रहता है, जिस समाज में रहता है, देखिए इस आवश्यकता को सम्मान की आवश्यकता। मनुष्य जिस समूह में रहता है, जिस परिवार में रहता है, जिस समाज में रहता है, वहां क्या पाना चाहता है? सम्मान पाना चाहता है, पद पाना चाहता है, प्रतिष्ठा पाना चाहता है। ये सब किसके रूप है? ये सम्मान के रूप में। जिस समूह में, जिस समाज में, एक प्रसंग आता है, अकबर को गुजरात जाना था, बीच में राजपूत खड़े तलवार लेके बोले ऐसे नहीं जाने देंगे। अकबर लड़ना नहीं चाहता था, वो चाहता था हमारा काम भी हो जाए, पहुंच भी जाए, पर लड़ना ना पड़े। तो उसने मंत्रणा की, लेकिन राजपूत नहीं माने। उसने बीरबल से, सारे लोगों से बात की कि क्या समस्या है, कैसे जाने देंगे, क्या समाधान है। तो बात निकल के आई कि राजपूत लड़ना चाहते हैं अपने सम्मान के लिए। किसके लिए? अगर उन्होंने निकल जाने दिया तो लोग क्या कहेंगे, देखा राजपूत डर गए। तो जब बात ये समझ में आई, तो जब कहा गया कि इनको सम्मान चाहिए, किस लिए लड़ना चाहते हैं? सम्मान के लिए। तो अकबर ने कहा ऐसी बात है तो दो सम्मान, जैसे देना है, जितना देना है, दो सम्मान। राजपूतों को सम्मान मिला। क्या मिला? सम्मान। जब सम्मान उनको मिला तो वो राजपूत जो अकबर से लड़ना चाहते थे, वही राजपूत अकबर के लिए लड़ने को तैयार हो गए। मान सिंह कहाँ के गवर्नर बने? काबुल के। किससे लड़ रहे? अफगान सरदारों से। किसके लिए? अकबर के लिए। स्थिति समझिए, पहले अकबर से लड़ना चाहते थे, अब अकबर के लिए लड़ रहे हैं। अकबर पर बैठा अपने दरबार में, सब कुछ चल रहा बढ़िया।
लड़ कौन रहा है? काबुल में, अफगानिस्तान, राजपूत। क्यों? क्योंकि उनको सम्मान बड़ी चीज है। अब अगर हम इस पीढ़ी को देखें, जो नई पीढ़ी बड़ी हो रही है, हम लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, राजनीतिक क्षेत्र है, कई सारे नए युवा नेता उभरते हैं, कई सारे आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप देखो तो जो नई जनरेशन आ रही है, इसको फेमस होने का बड़ा शौक है। क्या पाना चाहते हैं? सम्मान। क्यों? क्योंकि शारीरिक जरूरतें परिवार में, शारीरिक जरूरतें पूरी हो रही, परिवार पूरी कर रहा है, सब कुछ उनको मिल रहा है, सुरक्षा की कोई समस्या नहीं, नियम है, कानून है, परिवार है, सारी चीजें परिवार में, समाज में वो रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मित्र है, संबंधी है, परिवार है, सब कुछ है। ये जरूरतें तो उसकी पहले से ही पूरी हैं, तो वो सीधे सीधे कहां पे आ रहा है? सम्मान। उसको क्या चाहिए? सम्मान। उसको चाहिए फुल इज्जत। क्लियर? ओके, तो ये तो बात हो गई सम्मान की। सम्मान उसको कहां चाहिए? समूह में, समाज में, परिवार में, जहां भी वो रहता है, जिस कॉलोनी में रहता है, जिस कॉलेज में पढ़ता है, जहां भी रहता है, उसको क्या चाहिए? सम्मान चाहिए। अगली आवश्यकता और उच्च आवश्यकता आती है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। मैस्लो के अनुसार ये अंतिम आवश्यकता है। कैसी आवश्यकता है? अंतिम आवश्यकता। 1959 में 1959 में उन्होंने जो संशोधन किया, इससे पहले 3 आवश्यकताएं और जोड़ी, वो बात की बात हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम 5 आवश्यकताएं पढ़ रहे हैं तो उनको समझ लेते हैं। आत्मसिद्धि की जब बात की तो ये बड़ा शब्द हो गया, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, और मैं एकदम स्पष्ट और सरल व्याख्या दे रहा हूं, इससे बाहर कुछ नहीं। इसको हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक तो हम भारतीय दर्शन के अनुसार समझ सकते हैं, भारतीय दर्शन में जाएंगे तो बात थोड़ी ज्यादा गहरी हो जाएगी, लेकिन चूंकि हम मैस्लो का सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो मैस्लो के अनुसार समझेंगे। मैस्लो के अनुसार समझने से पहले हम कुछ चीजें ले लेते हैं, जैसे कि हम अपने परिवार में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, आसपास कई सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके पास सब कुछ है, जिनकी शारीरिक जरूरतें पूरी हैं, सुरक्षा की कोई दिक्कत नहीं, समाज परिवार में रहते हैं, समाज में सब कुछ है, बहुत सम्मान भी है। लेकिन ऐसे लोगों से भी आप मिलेंगे, वो कहेंगे ईश्वर का दिया हुआ, भगवान का दिया, ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, अंदर से कुछ अजीब सा है, कुछ बेचैनी सी है, कुछ कमी है। फिर भी वो कमी किस बात की है? वो कमी है आत्मसिद्धि की। किसकी? कई बार लोग अलग अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं, शांति चाहिए, सुकून चाहिए, चैन चाहिए। इनडायरेक्टली वो क्या कहना चाहते हैं? इससे ऊपर उठकर एक नई आवश्यकता की उन्हें आवश्यकता उन्हें महसूस होती है। वो क्या है? आत्मसिद्धि, जिसको हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ फुलफिलमेंट। अब ये है क्या? इसको समझते हैं कि ये है क्या। पहले हम भारतीय दर्शन में समझते हैं। भारतीय दर्शन की अगर हम बात करें तो सेल्फ मैस्लो ने भी कहा कि जब व्यक्ति को आत्मसिद्धि प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है? तो सबसे पहले क्या होता है? व्यक्ति अपने मूल स्वरूप को जान लेता है। क्या जान लेता है? व्यक्ति अपने मूल स्वरूप को जान लेता है। किसको जान लेता है? मूल स्वरूप को जान लेता है। ये महत्वपूर्ण टर्म्स है, मूल स्वरूप को जान। दूसरी बात उन्होंने कही, अपनी क्षमताओं और योग्यताओं से परिचित होता है और उनको जानता है, और योग्यताओं से परिचित होता है। अभी हम इनको डिटेल में भी समझेंगे। योग्यताओं से परिचित होता है, उनको जानता है। अगली बात उन्होंने कही कि अपनी सीमाओं, त्रुटियों, ये मैस्लो की बात कर रहे हैं, अभी हम मैस्लो के तरीके से समझ रहे हैं। चूंकि सिद्धांत मैस्लो का है तो मैस्लो के तरीके से समझ रहे हैं। अपनी सीमाओं, त्रुटियों और संभावनाओं से परिचित होता है। किससे परिचित होता है? संभावनाओं से परिचित होता है, उनको जानता है। अगली बात उन्होंने कही, ये महत्वपूर्ण बात है, कि प्रिय अप्रिय, किससे? प्रिय अप्रिय, उचित अनुचित, किससे? प्रिय अप्रिय और उचित अनुचित से ऊपर उठकर सोचता है। प्रिय अप्रिय उचित अनुचित में नहीं बनता, उनसे ऊपर उठकर सोचता है, और अपनी ऊर्जा और अपने, 2 चीजें, अपनी ऊर्जा और अपने अनुभवों को, अपनी ऊर्जा और अपने अनुभवों को सृजनात्मक कार्य में, किसमें? सृजनात्मक कार्य में लगाता है। सृजनात्मक कार्यों में लगाता है। और भी उन्होंने काफी कुछ कहा, जैसे कि जीवन के सभी आयामों, जीवन के
सभी आयामों में आनंदित रहता है। कैसा रहता है? आनंदित रहता। अपने जब व्यक्ति सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त कर लेता है तो अपने में एक अलग ही लेवल होता है उसका, अपने में खुश रहता है, आनंदित रहता है। कैसा रहता है? आनंदित रहता है। उसके अलावा जीवन को समग्र भाव से जीता है। कैसे जीता है? ये सब मैस्लो के रूप में, मैस्लो ने क्या कहा कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन क्या है, मैस्लो की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहली बात है कि व्यक्ति अपने मूल स्वरूप को किसको जान लेता है? मूल स्वरूप को जान लेता है। बड़ी बात है। मूल स्वरूप से मतलब क्या है? वो जान लेता है कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। ये क्या है? ये कि जान लेना क्या है? वो अपने मूल स्वरूप। अगर हम भारतीय दर्शन में जाएं तो आज से हजारों साल पहले आदि गुरु शंकराचार्य से पूछा गया, वो छोटे थे, उनसे पूछा कि तुम कौन हो, हु आर यू। उन्होंने अपने शब्दों में, अपनी सिद्ध पुरुष, सिद्ध व्यक्ति, उन्होंने क्या कहा? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवो न च प्राण संज्ञो न वाय पंचवायु। काफी सारी बातें उन्होंने की, लेकिन वो अपने शब्दों में अपनी मैं हूं क्यों, उनका चिदानंद रूपा शिवोहम शिव, सिद्ध व्यक्ति। अगर हम भारतीय दर्शन में जाएंगे तो बात थोड़ी ज्यादा गहरी हो जाएगी, तो मैस्लो पे ही आ जाते हैं। लेकिन वहां भी वो अपने मूल स्वरूप को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? हमारे यहाँ आत्मसिद्धि शब्द बहुत पहले से इस्तेमाल हुआ। हम लोग कई बार सुनते हुए लोग कहते हैं अरे वो बहुत सिद्ध पुरुष है, बहुत शुद्ध व्यक्ति है, बहुत सिद्ध महात्मा है। किसकी बात हो रही? कि उन्होंने आत्मसिद्धि को प्राप्त कर लिया। ऐसे लोग कैसे होते हैं? ऐसे लोग बहुत सहज होते हैं। कैसे होते हैं? सहज होते हैं, सरल होते हैं। उनका व्यक्तित्व कैसा होता है? प्रेम पूर्ण व्यवहार होता है। कैसा होता है? प्रेम पूर्ण व्यवहार होता है। और किसी भी फील्ड के कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड का भी हो सकता है। ऐसा कुछ निश्चित नहीं है कि ये व्यक्ति कि साधु महात्मा ही हो सकते हैं। कोई साधारण बिजनेसमैन भी आपको मिल सकता है, कोई साधारण टीचर भी मिल सकता है, कोई साधारण व्यक्ति भी जो कुछ ना कर रहा वो भी आत्मसिद्धि को, कोई फकीर, कोई साधु, कोई भी सामान्य व्यक्ति भी हो, कोई पारिवारिक व्यक्ति भी हो सकता है जो आत्मसिद्धि को प्राप्त कर ले। ऐसा मैस्लो कहते हैं। इन शब्दों को समझते हैं, ये बात हम समझ चुके हैं। दूसरी बात, वो अपनी क्षमताओं और योग्यताओं से पूरी तरह परिचित, वो जानता है कि मुझ में कितनी क्षमताएं हैं और मुझ में क्या योग्यता। इस बात को कौन जानता है? जो आत्मसिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अगली बात वो क्या करे? अपनी सीमाओं और अपनी त्रुटियों को जानता है, वो स्वीकार करता है कि हाँ ये मेरी सीमा है। ये बड़ा मुश्किल काम होगा, अपनी गलतियों को स्वीकार करना बड़ा हिम्मत का, बड़ी मुश्किल काम हो। लेकिन जो व्यक्ति आत्मसिद्धि को, उसे कोई झिझक नहीं होती इस बात को कहने में हाँ मैंने ये गलती, उसे कोई दिक्कत नहीं। लोग गलत समझे, हाँ मैंने ये गलती, ये बड़ी हिम्मत का काम होता है, सारे लोग नहीं कर पाते। अपनी संभावनाओं को जानता है, वो जानता है कि मुझ में क्या संभावित है, मैं कहाँ तक क्या क्या कर सकता हूँ। उसके बाद ये बड़ी महत्वपूर्ण बात, उसको समझिए, प्रिय प्रिय के बात करें। प्रिय किसी बात, यहाँ पे अगर हम समझे तो महात्मा बुद्ध के पास सब कुछ था। शारीरिक जरूरतें, राजकुमार थे, शारीरिक जरूरतें पूरी थी, सुरक्षा थी, समाज था, परिवार था, समूह था, सब कुछ, सम्मान भी था, सब कुछ था। चले गए तो भगवान कहलाए। हम भगवान मानते वो किसके लिए चले गए? आत्मसिद्धि के लिए। भगवान बुद्ध आत्मसिद्धि को प्राप्त किया उन्होंने, और हम उन्हें भगवान बुद्ध के रूप में मानते, पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो अभी हम इसको समझते हैं जो समझ रहे थे। प्रिय उचित अनुचित से ऊपर उठ जाता है। इसका मतलब क्या है? ऐसे समझिए, जब व्यक्ति आत्मसिद्धि को प्राप्त कर लेता है तो प्रिय में नहीं फंसता, उचित अनुचित में नहीं फंसता, मतलब इन सबसे ऊपर उठा होता है। अब इस बात को समझने के लिए आप ऐसे समझिए, अगर हम किसी व्यक्ति को मानते हैं कि कोई व्यक्ति हमें प्रिय है, अगर वो हमें प्रिय है तो उसकी गलतियां हमें नहीं दिखेंगी। कोई व्यक्ति हमें अप्रिय है यानी कि उसकी हमें अच्छाइयां नहीं दिखेंगी। खाने की कोई चीज हमें अच्छी लगती है, कोई कहता है ये बनाए, गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता है, हम अरे लाइए, वो कम अच्छा ही बनाए तो भी हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि वो हमें प्रिय है। कोई चीज हमें अप्रिय है, वो कितनी भी अच्छी बनी हो हमें इंटरेस्ट नहीं, अरे हमें अच्छा नहीं लगता है। तो प्रिय में जब हम फंसते हैं तो हम किसी चीज को मूल नहीं देख पाते। जब उचित अनुचित में फंसते हैं तो सच नहीं देख पाते, सत्यता को स्वीकार नहीं कर पाते। इसीलिए कहा जाता है whenever you judge someone or something you immediately create separation। जैसे आप किसी चीज को जज, आपने मान लिया ये प्रिय, आपने जज कर लिया, अब आप सच्चाई नहीं देख पाएंगे उस व्यक्ति की, आप सत्यता को स्वीकार नहीं कर पाएंगे।
अगर आपने मान लिया ये अप्रिय है, आप सत्यता को स्वीकार, उसकी सच्चाई को आप देख ही नहीं पाए। उसकी अगर कोई व्यक्ति आपको अप्रिय है, उसकी अच्छाइयां आपको कम दिखेंगी या नहीं दिखेंगी। कोई व्यक्ति आपको बहुत प्रिय है, तो आत्मसिद्ध जब व्यक्ति हो जाता है, वो बस मूल क्या है, सच क्या है, असलियत वो उनको देखता है, ना कि इनमें फंसता है। इसी तरह उचित अनुचित में नहीं फंसते। आप देखेंगे जिन लोगों ने दुनिया में सृजनात्मक कार्य किए, कैसे कार्य किए, सृजनात्मक कार्य किए, जिन्होंने दुनिया बदल के रख दी, जिन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे सब कुछ बदल गया, वो आत्मसिद्ध लोग, वो उचित अनुचित में नहीं फंसे। लोगों ने कहा ये गलत है, करें। भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध जिन्होंने जब घर छोड़ा तो लोगों ने कहा होगा गलत किया, राजकुमार ने जिम्मेदारियां छोड़ के जा रहे हैं, परिवार छोड़ के जा रहे हैं, लोगों ने आलोचना की होगी ना। लोगों के हिसाब से वो निश्चित था, लेकिन उन्होंने किया। तो जब बहुत सारे आत्मसिद्ध लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो किया जो उन्हें लगा कि ये ठीक है, ना कि वो उचित अनुचित में फंस गए। तो बस यही, whenever you judge someone or something, you immediately create separation। तो सेपरेशन कब आता है, जब हम जज करते हैं। और जब व्यक्ति आत्मसिद्ध हो जाता है तो वो इन चीजों में नहीं फंसता, इन चीजों से ऊपर उठ जाता है। हम बात किसकी कर रहे हैं, आत्मसिद्धि की। अपनी ऊर्जा को, किसको, अपनी ऊर्जा को, अपने अनुभवों को किसमें लगाता है, सृजन। जहां से कुछ बने, जहां सृजन हो, जहां कुछ बेहतर हो, वो अपनी ऊर्जा, अपने अनुभवों को कुछ बनाने में लगा देते हैं, सृजनात्मक कार्यों में लगा देते हैं, जिससे दुनिया का, समाज का, अगली पीढ़ियों का भला होता है, लोगों को फायदे होते हैं, लोगों का जीवन बेहतर बनता है। तो ये सामान्य सी बात है जो हम आत्मसिद्धि के बारे में, मैस्लो ने जो बात कही वो समझ सकते हैं। मैस्लो ने बाद में भी उसमें भी अपडेट किया, लेकिन वो सब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका जो पेपर बनता है वो इतने से सामान्यतः बनता है। आगे आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं 5 आवश्यकताओं के रूप में, और यही महत्वपूर्ण है। अगर आप देखेंगे, मैं इसको समअप कर लेता हूं एक बार, कि नाम प्रमुख है, मैस्लो का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया, अब्राहम हैरोल्ड मैस्लो ने दिया। 1954 में इनका सिद्धांत प्रकाशित हुआ, जो दूसरी जो मैंने बुक लिखी थी उसमें से रिलेट करता है, प्रकाशित हुआ, इसलिए सन हम मानते हैं 1954 को। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 1954 में भारत का पहला भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया, जिनमें राधा कृष्णन जी थे, सीवी रमन जी थे और राजगोपालचारी जी थे। इन 3 लोगों को पहला भारत रत्न दिया गया 1954 में। 1959 में इन्होंने संशोधन किया और 3 आवश्यकताएं बढ़ा दी। अब अगले वाला जो वीडियो होगा उसमें मैं संक्षेप में बता दूंगा कि क्यों 3 आवश्यकताएं बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई और कौन सी 3 आवश्यकताएं बढ़ाएं। अगले वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि बीपी मोटिवेशन, डीमोटिवेशन की क्या चर्चा की इन्होंने, क्या बताया बी मोटिवेशन क्या होता है, डीमोटिवेशन क्या होता है। इसके अलावा इससे संभावित कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो कंप्लीट करने से पहले मैं एक बार समअप कर देता हूं, कम शब्दों में रिवाइज कर देता हूं कि सिद्धांत किसका है, मैस्लो का सिद्धांत है। अगर आप टेट सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो एक सामान्य मानव के रूप में भी आप ये समझ सकते हैं कि मैस्लो क्या कह रहे हैं कि जीवन में किस किस तरह की आवश्यकताएं होती हैं। तो मैं समअप कर रहा हूँ। समअप करने से पहले एक चीज मैं और बता दूं, इसमें क्लासिफिकेशन में क्या लोग वर्गीकरण में कह देते हैं कि ये दोनों, कुछ लोगों ने अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो उनमें। ये जो दोनों आवश्यकताएं हैं ये निम्न स्तरीय आवश्यकताएं हैं। कुछ लोग इस वाली आवश्यकता, पहली आवश्यकता को निम्न मानते हैं, हम इसको ले रहे हैं 2, ठीक है। ये वाली जो है मध्य स्तरीय आवश्यकता है, कैसी है, मध्य स्तरीय आवश्यकता है। और ये अंतिम जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन की जो आवश्यकता है, ये उच्च स्तरीय आवश्यकता। बहुत कम लोग, बहुत विरले लोग होते हैं जो इस स्तर को पा लेते हैं। ये सभी को पानी होती है तो निम्न स्तर में रख लेते हैं, ये ज्यादातर लोगों को पानी होती है तो इसको मध्य स्तर में रख लेते हैं, और ये बहुत विरले लोग होते हैं इस वजह से इसको उच्च स्तर में रख लेते हैं। तो मैं समअप कर रहा था, 1954 में सिद्धांत दिया, उनका प्रकाशन हुआ, 1959 में अपडेट किया उन्होंने, 1959 में 5 आवश्यकताएं बताई। ये अनुक्रम भी आपको याद रखना होगा कि पहली कौन सी है, ऐसे ही पूछ लेता है ऊपर से पहली कौन सी है, नीचे कौन सी है, ये भी आपको याद रख। मैं फिर कहूंगा इंग्लिश टर्म्स याद रखें। अगर आप याद रखेंगे तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा
आप गलती नहीं करेंगे। और आपको बात समझनी होगी कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एक एक नंबर मैटर करता है, तो कहीं ऐसा ना हो आपने कोई सिद्धांत पढ़ रखा हो और उसमें आप कोई गलती कर दें। तो पहली आवश्यकता कौन सी है? शारीरिक, दूसरी है सुरक्षा की जिसको हम सेफ्टी नीड्स बोलते हैं, तीसरी है समाज की जिसको लव एंड बिलोंगिंग बोलते हैं, चौथी है सम्मान की जिसको हम एस्टीम नीड्स बोलते हैं, और पांचवी और अंतिम है आत्मसिद्धि की जिसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ फुलफिलमेंट बोलते हैं। ओके, तो ये बेसिक सा सिद्धांत था जो महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए, अभी हाल ही में रीट में भी आया है। तो आगे मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा काफ़ी सारी चीज़ें, अगर आप जुड़े रहेंगे तो मैं महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं वो पहले मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि आपके पास समय कम है, लेकिन आप इस बात को समझ लें, मैं बहुत सरल शब्दों में स्पष्ट व्याख्या करूँ। अगर आपने एक बार देख लिया, आपने एक बार समझ लिया, आप गलती नहीं कर सकते। कोई भी इधर उधर की बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्पष्ट और सरल व्याख्या, जहां कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होगा, जो भी होगा स्पष्ट होगा और सरल होगा। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।